वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 16 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन उनके अगेंस्ट महाभियोग प्रक्रिया के लिए औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो आइए देख लेते हैं अमेरिका में महाभियोग कैसे चलाया जाता है और साथ में भारत का भी तुलना करेंगे। तो अमेरिकी और भारत के महाभियोग प्रक्रिया के बीच तुलना करते हैं। तो इसमें इधर विषय दिए गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका का इसमें और इसमें भारत का हम देखेंगे। तो ये किन किस किस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी जो सिविल अधिकारी होते हैं उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जबकि भारत में ये सिर्फ राष्ट्रपति पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है राष्ट्रपति पर। अब महाभियोग का आधार क्या होता है। तो अमेरिका में राजद्रोह या रिश्वतखोरी या अन्य कोई गंभीर अपराध है तो उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाया जा सकता है। और भारत में इसमें संविधान का कोई अतिक्रमण अगर किया है राष्ट्रपति ने तब उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं प्रक्रिया क्या है। तो अमेरिका में प्रक्रिया है कि जब आरोप प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी सदस्य इस हेतु संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसका कोई भी सदस्य ला सकता है प्रस्ताव, और मतदान संकल्प पारित होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साधारण बहुमत की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और महाभियोग पर चर्चा के लिए पीठासीन अधिकारी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश होता है। और जबकि वहीं भारत में आरोप का संकल्प पत्र जो है संकल्प वो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया आरोप इसमें लगाया जा सकता है और संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। अब हालांकि ये ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है और उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते हैं जिससे महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति मतदान संकल्प में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जिस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया जाता है उस सदन में संकल्प जो पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ संकल्प मतदान से पहले आरोपों की जांच की वो सदन जांच करता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार होता है उसको मौका दिया जाता है। इस सदन में भी संकल्प को कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। महाभियोग पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। यहाँ सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जबकि अमेरिका में अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब देख लेते हैं इसके परिणाम क्या होते हैं। तो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग संकल्प पारित होना अभियोग को स्वीकार करने जैसा होता है। इसमें राष्ट्रपति को पद से नहीं हटता है। निचले सदन में महाभियोग की मंजूरी के बाद उच्च सदन सीनेट को ये अदालत की तरह बैठक बुलाई जाती है सीनेट की। उसके बाद राष्ट्रपति को लेकर तभी उसके पद से हटाया जा सकता है जब सुनवाई के बाद सीनेट के जो 2/3 सदस्य होते हैं वो महाभियोग के पक्ष में मतदान करें। यानी सीनेट के जो 2/3 सदस्य हैं वो महाभियोग के विपक्ष में वोट करेंगे तभी राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है अमेरिका में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें से किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया था क्योंकि जो सदन का जो 2/3 बहुमत है वो मिला ही नहीं होगा। दोनों अब आपने इधर भारत में क्या होता है। तो भारत में दोनों सदनों में महाभियोग संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। और भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पद से अभी नहीं हटाया गया है। भारत में अभी किसी पर महाभियोग नहीं लगा है। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिखर सम्मेलन में अभी नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया है इसके बारे में। तो GPAI ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली विकास और उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया है। इन जोखिमों में बेरोजगारी, पारदर्शिता की कमी इत्यादि शामिल हैं। इसे पहले यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम AI सेफ्टी समिट में ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। ब्लेचली घोषणा पत्र में AI से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए प्रयासों का समर्थन किया गया था।
अब नई दिल्ली घोषणा पत्र के लिए जो मुख्य बिंदु है उसमें जो चर्चा किए गए उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो कृषि क्षेत्र है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नए प्राथमिकता प्राप्त विषय के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले GPAI के विषयों यानी उसकी थीम में स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु कार्रवाई और एक आघात प्रतिरोध समाज का निर्माण जैसे विषय शामिल किया गया था। ये घोषणा पत्र AI के क्षेत्र में सहयोग और समावेशन तथा AI पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस घोषणा पत्र के अनुसार AI के उपयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क निम्नलिखित केंद्रों पर केंद्रित निम्नलिखित इस पर केंद्रित होना चाहिए, जैसे कि लोकतांत्रिक जो मूल्य और मानवाधिकार, व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण और AI के लिए जिम्मेदार जो सतत और मानव केंद्रित उपयोग को बढ़ावा देना आदि इस पे इसके ग्लोबल फ्रेमवर्क के जो उद्देश्य शामिल होने चाहिए। AI नवाचार के लिए आवश्यक अति महत्वपूर्ण संसाधनों तक समान पहुंच बढ़ावा देना चाहिए और इन संसाधनों में कंप्यूटरिंग और उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटाबेस को भी शामिल किया जाना चाहिए। AI के क्षेत्र में समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे GPAI के दायरे से बाहर जो कि देश, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देश AI से जुड़े उससे जुड़े जो लाभ हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। GPAI के बारे में, तो इसकी स्थापना 2020 में की गई थी और उस समय भारत सहित 15 देश इसके सदस्य थे। वर्तमान में इसके 29 सदस्य देश हैं और GPAI वैश्विक विशेषज्ञों की एक बहुहितधारक पहल है। ये AI के सिद्धांत, व्यवहार और अंतराल को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। भारत 2024 के लिए GPAI को लीड चेयर है। इसके रूप में उसे GPAI की वार्षिक सम्मेलन का भी आयोजन किया है भारत ने। हमारा अगला आर्टिकल है विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए ई-सिगरेट के बढ़ते प्रचलन पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है। तो इसके बारे में, तो ई-सिगरेट ये एक तरल पदार्थ होता है और ये पदार्थ एक काइल की मदद से गर्म होकर एरोसॉल उत्पन्न करता है। इस एरोसॉल को उपयोगकर्ता श्वास द्वारा ग्रहण करता है। ये ई तरल पदार्थ निकोटीन युक्त और निकोटीन रहित भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें तंबाकू नहीं होता है। ये आमतौर पर इन तरल पदार्थों के योजक, फ्लेवर और रसायन का उपयोग किया जाता है। इसमें तंबाकू की जगह ये योजक और फ्लेवर और रसायन का उपयोग किया जाता है और जो विषाक्त भी हो सकते हैं, ये विषाक्त भी हो सकते हैं। ई सिगरेट को वेब पेन, वेब्स इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम यानी ENDS और इलेक्ट्रॉनिक नॉन निकोटीन डिलीवरी सिस्टम यानी ENNDS आदि के रूप में भी जाना जाता है। WHO के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कारण बच्चों में ई सिगरेट का प्रचलन बढ़ रहा है। वयस्कों की तुलना में 13 से 15 वर्ष के बच्चे अधिक मात्रा में ई सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। 2017 से 22 के दौरान 16 से 19 जो साल के बीच के जो किशोर होते हैं उनके बीच ई सिगरेट की सेवन की दर लगभग 2 गुनी हो गई है। ई सिगरेट के प्रभाव क्या पड़ते हैं अन्य, तो इसमें समग्र तौर पर देखें तो तंबाकू की लत छोड़ने के लिए ई सिगरेट के उपयोग को प्रभावी नहीं पाया गया है। निकोटीन युक्त ई सिगरेट के सेवन से अत्यधिक लत का खतरा होता है और ई सिगरेट से विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसके कारण कैंसर भी हो सकता है और साथ ही ये हृदय और फेफड़ों से जुड़े विकारों के खतरे में भी वृद्धि करते हैं। ये भ्रूण के विकास और मस्तिष्क के विकास यानी लर्निंग डिसऑर्डर को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। भारत में ई सिगरेट का विनियमन सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम यानी 2019 पारित किया। ये कानून ई सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात निर्यात और परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध या रोक लगाता है। हमारा अगला आर्टिकल है पेस मिशन के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में नासा ने 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाले आगामी प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम यानी पेस मिशन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने हेतु कमर कस ली है। तो अभी इसके बारे में देखते हैं। तो ये पेस मिशन ये एरोसॉल और बादलों के परस्पर क्रिया का अध्ययन करने के लिए उन्नत ध्रुवमापी का उपयोग करेगा और इसके वायु गुणवत्ता और जलवायु पर प्रभाव की इसकी गहरी समझ भी योगदान देगा। इसमें पेस मिशन न केवल एरोसॉल का विश्लेषण करेगा बल्कि समुद्र के रंग का भी अध्ययन करेगा। पेस के लिए प्राथमिक विज्ञान उपकरण, महासागर रंग उपकरण और जिसे पराबैंगनी से लघु अवरक्त तरंगों तक एक स्पेक्ट्रम में समुद्र के रंग को मापने के लिए डिजाइन किया गया है।
इसमें 2 ध्रुवमापी होंगे, जिसमें जो प्लेनेटरी और एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेक्ट्रो ध्रुवमापी और हाइपर एंगुलर रिसर्च ध्रुवमापी होंगे, मतलब यानी HARP2। ये दोनों एक साथ काम करके पूरक वर्णक्रमीय और कोणीय नमूनाकरण, ध्रुवीयकरण की सटीकता और स्थानिक कवरेज प्रदान करेंगे। इस संयोजन का उद्देश्य बेहतर वायुमंडलीय सुधार और एरोसॉल और क्लाउड विज्ञान डेटा की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करना है, जो अकेले OCI हासिल कर सकता है। OCI स्पेस जोन और HARP2 का सहक्रियात्मक पेलोड एरोसॉल क्लाउड महासागर अनुसंधान और महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए तैयार है। एरोसॉल क्या होते हैं? तो इसमें धुआं, धूल और प्रदूषण जैसे छोटे छोटे कण शामिल हो सकते हैं, जो अगोचर प्रतीत होते हैं, लेकिन ये जलवायु को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एरोसोल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित और बिखेरते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा निर्धारित होती है। हमारा अगला आर्टिकल है कठमाला के बारे में, यानी पंप्स के बारे में देखते हैं। तो ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में बच्चों में कंठमाला के जो मामले बढ़ रहे हैं, जो माता पिता के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। तो अब इसके बारे में देखते हैं। ये एक संक्रामक रोग है जो पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है। इससे चेहरे के दोनों तरफ पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ सकती है और ये संवेदनशील या दर्दनाक भी हो सकते हैं। ये एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों और युवाओं और वयस्कों को भी संक्रमित कर सकती है। कंठमाला वायरस का एकमात्र ज्ञात मेजबान मनुष्य है, मतलब इसमें मनुष्यों में ही सिर्फ पाया जाता है, जो सीधे संपर्क के माध्यम से या संक्रमित व्यक्तियों को ऊपरी श्वसन पथ से हवा के जो कण होते हैं उसके द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों में तो ये लगभग 2 से 4 सप्ताहों की उष्मायन अवधि के बाद कठमाला कई विशिष्ट लक्षणों जैसे कि मलेरिया, मायलगिया, सिरदर्द, अस्वस्थता और निम्न श्रेणी का बुखार के साथ शुरू होता है ये। और कुछ दिनों में ये लक्षणों के बाद पैरोटिड लार ग्रंथियों में एक तरफा या द्विपक्षीय सूजन आ जाती है और लगभग 10% मामलों में अन्य लार ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं। कठमाला ये सामान्यतः एक हल्की और स्वसीमित बीमारी है और बिना किसी परिणाम के ये गायब भी हो जाती है। हालांकि एन्सेफेलाइटिस या संवेदनशील बहरापन जैसी जटिलताएं भी इससे हो सकती हैं, जिससे कठमाला विकसित हो जाती है। उसमें 20% युवा वयस्क पुरुषों में आइकाइटिस यानी वृषण की एक दर्दनाक सूजन होती है। इसका उपचार क्या होता है? तो कठमाला का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। ये दवाओं से विभिन्न लक्षणों से राहत इनमें मिल सकती है। इसमें रोकथाम तो बच्चों में सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें सुरक्षित करना कि उन्हें कठमाला के खिलाफ प्रतिरक्षित मतलब उनके लिए एंटीबायोटिक उनके अंदर बनाई जा सके। हमारा अगला आर्टिकल है इंडियन टेंट कछुआ के बारे में। तो अभी देख लेते हैं। इस तरह से दिखता है इंडियन टेंट कछुआ। अभी हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय, जोनल यूनिट और लखनऊ ने अवैध रूप से अंतर्राज्यीय परिवहन कर रहे एक व्यक्ति से 436 इंडियन टेंट कछुए के बच्चे जब्त किए हैं। तो ये इंडियन टेंट कछुए ये इसी को पंगसुरा टोंटियरिया या जियोमिरिडे परिवार से है ये, और ये एक सक्रिय तैराक और मुख्य शाकाहारी प्रजाति का कछुआ है। इसके निवास स्थान में नदी के किनारे शांत पानी और नदी के किनारे जो धीमी गति से बहता पानी है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये प्रजाति भारत, नेपाल, बांग्लादेश की मूल निवासी है। इसका संरक्षण की स्थिति तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में शामिल है और IUCN की स्थिति में ये लिस्ट कंसर्न निम्न चिंतनीय है, मतलब, और साइट्स की जो परिशिष्ट 2 में ये शामिल है। अब इसको प्रमुख खतरा किससे है? तो इस प्रजाति की आकर्षक उपस्थिति के कारण इसका पालतू जानवरों के बाजार में इसका अवैध व्यापार किया जाता है। अब देख लेते हैं राजस्व सूचना निदेशालय के बारे में। तो ये भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तत्वाधान में तस्करी विरोधी जो मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। यह नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों, वन्यजीव वस्तुओं, विदेशी मुद्रा, खतरनाक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील सामग्रियों,
प्राचीन वस्तुओं आदि की तस्करी के मामले में रोकने और उनको पता लगाने में शामिल संगठित अपराधों समूहों के खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई करने का कार्य करता है। ये वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी के मामलों में पता लगाने में भी संलग्न होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला आर्टिकल है, अभी जापान से एक मोसासौर नाम का एक जीवाश्म मतलब पाया गया है, तो उसके बारे में, तो ये जापान में विलुप्त और शीर्ष शिकारी मोसासौर का एक जीवाश्म जो लेट क्रेटेशियस काल का एक विशाल समुद्री सरीसृप था, उसको हाल ही में खोजा गया है, इसके बारे में है। तो ये मोसासौर्स परिवार मोसासौरिडे जो बड़े शिकारी समुद्री सरीसृपों का एक समूह हुआ करता था। ये दुनिया के सभी महासागरों में रहते थे। ये लेट क्रेटेशियस युग के दौरान 90 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच के काल के माने जाते हैं। वे सरीसृपों और मॉनिटर छिपकलियों से संबंधित हैं और उस समय ये कुछ सबसे बड़े समुद्री जीव और कुछ सबसे बड़े शिकारी सरीसृप हुआ करते थे। ये जीव टायरानोसॉरस रेक्स और अन्य के समकालीन थे। क्रेटेशियस डायनासोर जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया उसमें से हैं, और वे पानी की सतह पर उसके सतह के पास रहते हैं, क्योंकि ये हवा में सांस लेता था, लेकिन उसी तरह जैसे ब्लू व्हेल जैसे सांस लेती है उसी तरह ये हवा में सांस लेते थे। ये बड़े पैमाने पर विलुप्ति के दौरान डायनासोर और कई अन्य जानवरों के साथ भी ये उन्हीं के साथ ये मर गए, और 66 मिलियन वर्ष पहले ये क्रेटेशियस काल के अंत में इनका भी अंत हो गया। ये कुछ इस तरह के मतलब दिखाई देते थे। इसकी विशेषताएं क्या थीं? तो हालांकि ये मोसासौर प्रजातियों की लंबाई में भिन्न थी। कुछ ये 50 फीट से अधिक लंबी हो गई थी। उसकी सरीसृप इनका शरीर मतलब सांप जैसा था, और ये बड़ी खोपड़ी, लंबी थूथन और इनके नुकीले दांत हुआ करते थे, जैसा कि इसमें फोटो में दिखाया गया है। बड़ी खोपड़ी और नुकीले दांत हैं। ये खोपड़ी की संरचना आधुनिक मॉनिटर छिपकलियों के समान थी, जिनसे मोसासौर संबंधित है। उनके पास हाथ और पैर के लिए फ्लिपर जैसे पैडल और एक टेल फिन था। उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया और मुख्य रूप से उनकी पूंछ पर लगे कुछ बड़े पंख को अगल बगल घुमाकर ये आगे बढ़ते थे, और वे चिकने सल्कों में भी ढके हुए थे जिनका रंग बहुत गहरा था, और ये मांसाहारी मतलब जीव हुआ।